ये घड़ी जो है 2024 का चुनाव देश बनाम देशद्रोहियों के बीच में। अगर यही स्थिति रही तो देश बहुत ही बड़े गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। ये इतना खौफनाक और इतना नंगापन और इतना वहशीपन जो देश के और नफरत जो इन्होंने उल्लेख किया, ये सब तो नई चीजें देख किस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। देश के 85% लोग अगर खड़े हो जाएं और आज पंजाब में घुस के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी। इनका जो उद्देश्य ये है कि मनुस्मृति जो लागू करने का वो है 2025 में ये मनुस्मृति जो है लेकर के आएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, मजे हो जाएंगे। फिर क्या किसानों को रोक दिया गया है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे, दिल्ली नहीं घुसोगे, दिल्ली किसी के बाप की है, नहीं घुसोगे, और उन पर ड्रोन से हमला हो रहा है। अमूमन ये लोग समझता है संविधान मतलब अम्बेडकर है तो दलित, लेकिन संविधान में तो सबको अधिकार, मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज है, सब कुछ है। क्या पिछड़ा वर्ग में इसको लेकर कोई चिंता है कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल जाएगा? दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि अपने गर्दन के आगे गले में अगर हड़िया न लटकवाना हो और पीछे झाड़ू न लगवाना तो नरेंद्र मोदी को हराओ। सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई को तगड़ा झटका लगा है। 26 दिन से क्या कर रहे हैं, कल उनको पूरा रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सारे आंकड़े जमा करना है। इधर सुन रहे हैं कि मोदी जी कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं, सीए लागू करेंगे, क्या करेंगे, चुनाव सर पर है। चुनाव आयुक्त ने रिजाइन किया और कुछ ही घंटे में, एक ही दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया। हम लोग लगातार ये आवाज उठाते रहे कि ईवीएम में मामला है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, अभी देश में बहुत वाइब्रेंसी है, चुनावी मोड में है देश। लेकिन इसी बीच अनंत कुमार हेगड़े, भाजपा के नेता और सांसद, अपने बड़बोलेपन की वजह से चर्चा में रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि 400 पार क्यों, मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं और उनके पीछे हुआ बहुत लोग कर रहे हैं। आखिर 400 पार क्यों? गरीबी दूर करने के लिए, असमानता दूर करने के लिए, देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, या संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करने के लिए? क्या संविधान सिर्फ दलितों के लिए है कि देश के सारे तमाम नागरिकों, सिटीजन्स के लिए है? क्या है इसके मायने? वाकई आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है? तमाम ऐसे मसले हैं जिसमें चर्चा की बेहद जरूरत है। कई सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं आज अम्बेडकर नवा में। अतर सिंह जी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर सूरज मंडल, आप जानते हैं, श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाते हैं। और प्रबल प्रताप जी हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे चर्चा करेंगे। और इसमें से अतर जी दलित हैं, बाकी दलित नहीं हैं। तो संविधान के क्या मायने हैं इस देश के सिटीजन के लिए, ये देखना होगा। ये गौरतलब है कि अभी एक सिपाही ने पहले मुसलमान को गोली मार दी थी दाढ़ी पहचान कर, और अभी देखा आपने इंदरलोक में जो है नमाज पढ़ते हुए पुलिस ने कैसे लात मारा है, उस पर भी हंगामा मचा हुआ है। सस्पेंड करना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई, क्रिमिनल मुकदमा उसके ऊपर चलना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। प्रबल जी, आप ही से शुरू करते हैं जी। आप तो दलित नहीं है ना, पिछड़े हैं ना। संविधान के मायने आपके लिए क्या है? कह रहे हैं मनुस्मृति लागू होगा, तो उसमें दूसरे नंबर पे हैं आप। मेरे लिए संविधान का मायने है कि पहले हमारी बोलने की आज़ादी, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सबसे बड़ा संविधान का पहला मूल हमारे लिए है कि हम बोल सकते हैं जी, हम प्रतिरोध कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। सरकार की बात अगर हमें नहीं पसंद है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ये हमारे संवैधानिक राइट्स हैं, और भी बहुत सारे राइट्स हैं जी। लेकिन मैं एक चीज़ पर मतलब ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। वैसे तो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं तो किसान आंदोलन में रहा हूँ, वैसे मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ। मैं जनता से ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली 370 का ही नारा क्यों दिया और 400 प्लस का नारा क्यों दिया। वो 350 का नारा भी दे सकते थे, 330 का नारा भी दे सकते थे। तो मुझे लगता है कि 370 का नारा इसलिए दिया क्योंकि 543 जो सीटें हैं लोकसभा की, उसका जो 2/3 बहुमत है वो 364 है। अच्छा। और 400 प्लस पार एनडीए का नारा दिया है। तो किसी भी संविधान को संशोधन करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए भी आपको लोकसभा में पहले पारित कराना है, और अगर राज्यसभा में कम पड़ रहा है तो आप ज्वाइंट सेशन लाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा का, और वहां पारित कराएंगे। तो सबसे पहला अटैक जो वो करेंगे नरेंद्र मोदी, वो भारत के संविधान के अंदर जो हक मिला है
दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को। एक तो जो आरक्षण मिला 1950 में दलितों को और आदिवासियों को, उसका भी विरोध उस समय जनसंघ और आरएसएस ने किया था। उसके बाद जब 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ, आपके बाबा डीपी मंडल जी का एक मंडल कमीशन लागू हुआ, तो उसका भी विरोध किया, रथ यात्रा निकाली। तो मुझे लगता है कि यह जो इनका जो टारगेट है वो टारगेटेड है कि इन्हें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त करना है। पहले झटके में मुसलमान तो बहाना है, मुसलमान बहाना है, मुसलमान तो बहाना है, असली जो है, और दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना है। प्रबल जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं लगातार अम्बेडकर नामा पे बहस चला रहा हूँ कि दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन, मैं दलित पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ कि दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन जो है ना, वो अफर्मेटिव एक्शन, आरक्षण से ही हुआ है। जी, सच्चाई है ये। और मनुस्मृति का कहना है कि भाई शूद्रों को जो है धन संचय नहीं करना है जी। अस्पृश्यों के जो है बर्तन टूटे होने चाहिए, फटे कपड़े होने चाहिए, जूठन खाना चाहिए, और उनके पास धन के नाम पे डंकी होना चाहिए, गधा होना चाहिए। सच्चाई। तो क्या ये जो मिडिल क्लास से रेसिस्टेंस आ रहा है आरएसएस को, क्या उससे परेशानी है आरएसएस को कि मिडिल क्लास को खत्म करना चाहिए? दलित चाहिए लेकिन मजदूर दलित चाहिए। जी, यही बात है ना। देखिए, इसमें बंच ऑफ थॉट्स तो आपने पढ़ी होगी जी। जो गुरु गोवरकर इनके दूसरे प्रमुख थे, संघ प्रमुख, उन्होंने क्या लिखा उसमें कि मैं पिछड़ों, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं का राज कभी स्वीकार नहीं करूंगा, उसकी जगह अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करूंगा। इसका अर्थ है कि उनके अंदर कितनी नफरत है, वो राज नहीं स्वीकार कर सकते। तो आप सोचिए कि प्रोफेसर रतनलाल उनको कैसे स्वीकार होंगे? भाई, प्रोफेसर रतनलाल एक दलित समाज का व्यक्ति प्रोफेसर बन गया, उनको कैसे स्वीकार होगा? भाई, ये काम तो कोई और करता था। ब्राह्मण को पढ़ाऊं? हाँ, आप अपर कास्ट को पढ़ाइए, ब्राह्मण को पढ़ाइए, या किसी को पढ़ाइए, या आरएसएस के किसी व्यक्ति को पढ़ाइए। तो ये सवाल ये है कि रतनलाल जी ना रहे कॉलेज में, सूरज मंडल जी कॉलेज में ना रहे, अतर सिंह जी के बच्चे भी ना पढ़े। आप लोगों का काम ये रहे कि जो आपकी जातियां हैं, जिन जातियों को जो काम सौंपा गया इन्होंने वही करें। किसी को चमड़ा उतारने का काम हो, किसी का बर्तन बनाने का काम हो, किसी का कुम्हारी का काम, मतलब किसी का लोहे, मतलब वही काम करे जो जिस हिसाब से उनको किया है। तो नरेंद्र मोदी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को वही काम पे ले जाना चाहती जिस पर वो पहले आज से सैकड़ों साल पहले करते थे। वर्ण के हिसाब से अपना वर्ण के हिसाब से धर्म निभाइए। हाँ। पढ़ने का काम हमारा है, बाकी काम किसी का नहीं। और युद्ध में जाइए, लड़ते रहिए। और दूसरी चीज, मैं तो आपके चैनल से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ों को आगाह करता हूँ, अगर अपने आगे हड़िया नहीं लगवाना हो गली में और पीछे झाड़ू न लगवाना हो तो भैया नरेंद्र मोदी को हटाओ, और अन्यथा ये स्थिति होगी। हाँ, वो हो ही रही है, हो गई है। हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय में घूमता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक आरएसएस समर्थित आदमी है, दृष्टि आईएएस, उसका कैडर रहा है वो, और उसका प्रचार चल रहा है। वो चाहते हैं कि बस पढ़ने लिखने का काम हमारा रहे और युद्ध लड़ने का काम किसी और का रहे, और सेना में सेवा कोई और करे, सेवा कोई और करे। तो मैं तो आपके दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ कि अपने गर्दन के आगे गले में अगर हड़िया न लटकवाना हो और पीछे झाड़ू न लगवाना तो नरेंद्र मोदी को हराओ। अगर नरेंद्र मोदी को नहीं हराया आपने तो आपके आगे हड़िया लगेगा, आने वाला है सब, अब पीछे वो हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे दर्जे के नागरिक बनेंगे, जहां मुसलमानों को कहा जा रहा है दूसरे दर्जे। मुसलमान तो वैसे ही दूसरे दर्जे का, मुसलमान तो बहाना है, असली निशाना तो ये है। और अडानी अंबानी की कंपनियों में कौन काम करेगा? सस्ता श्रम किसका जाएगा? सबसे ज्यादा अगर जो राहुल गांधी जी गिनती करो कह रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना नहीं करा रहे? क्यों नहीं गिनती करा रहे? इसीलिए तो कि पता चल जाएगा कि पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के हालात क्या हैं, आदिवासियों के हालात क्या हैं। सबसे ज्यादा गरीबी उसी में है, और सबसे ज्यादा सस्ता श्रम वो जाके बेचे। उनको स्वीकार नहीं है कि हमारे जो मिडिल क्लास बन रहे हैं, दलित खासकर और पिछड़े, उनको स्वीकार नहीं है। बड़ा मुश्किल होता है उनको देख कर ये कि कैसे एक कोई मुख्यमंत्री बन जाता है दलित या पिछड़ा, उसको कितनी गालियां देती आती है। कर्पूरी जी को भारत रत्न मिला, लेकिन जब वो आरक्षण लागू किए थे, हाँ, तो उनको यही आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कितना जनसंघी कितना गाली देते थे। सूरज जी, आपके ग्रैंडफादर के अध्यक्षता में कमीशन बना था, मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, और जाहिर है कि बाबा साहब ने जो रेजिग्नेशन दिया था, 4 कारणों में एक ओबीसी कमीशन को लेकर मामला था।
खैर, मंडल साहब के अध्यक्षता में जो बना एक विस्तार हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथन किया गया और कुछ हक इंश्योर किए गए, पहले नौकरी में फिर शिक्षा में। क्या पिछड़ा वर्ग समुदाय में इस बात को लेकर कोई चिंता है कि अगर संविधान बदल गया, अमूमन ये लोग समझता है संविधान मतलब अम्बेडकर है तो दलित, लेकिन संविधान में तो सबको अधिकार, मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज है, सब कुछ है। क्या पिछड़ा वर्ग में इसको लेकर कोई चिंता है कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल जाएगा? निश्चित चिंता है और चिंतन भी है। आप और हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ओबीसी आइडेंटिटी है वो मंडल कमीशन के बाद आया। मंडल कमीशन के पहले ओबीसी एज सच एक आइडेंटिटी नहीं। लोग जाति से अधिक जुड़े हुए और जाति से अधिक वो प्रभावित थे, अभी भी है, लेकिन अब धीरे धीरे एक आइडेंटिटी बन रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जब राहुल गांधी एक यात्रा पे निकले हैं, जिसको न्याय यात्रा उन्होंने कहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हाँ, भारत जोड़ो तो पहले भी था, लेकिन इस बार उसमें उन्होंने न्याय शब्द जोड़ा है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, जिनके बारे में बोल रहे हैं, उनमें उत्साह तो आप और हम स्वयं औरंगाबाद के सभा में थे, मंच पर थोड़ी शांति थी, कोई कौतूहल नहीं था, लेकिन जनता में उल्लास था। और जब ये बोल रहे थे राहुल गांधी, तो जैसे कोई सिनेमा के हीरो को देखकर लोग उत्साहित होते हैं, उस तरह से था। क्यों था? क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए जो राहुल जी का यात्रा है वो एक पहल, और सिर्फ राहुल जी का ही नहीं, तमाम जितने सामाजिक संगठन हैं, आप, हम लोग, कई लोग, प्रबल जी, लोग सब, हम लोग पिछले दिनों भी मिले थे। तो एक तो जरूरी चीज है कि संविधान, मेरा दूसरा भी प्रश्न है कि ये जो प्रबल जी ने कहा कि ये 370 ही क्यों बोल रहे, वो नहीं बोल रहे हैं। ये आप देखिए कि समाज में उनकी क्या स्थिति है। किसानों को रोक दिया गया है हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पे, दिल्ली नहीं घुसोगे, दिल्ली किसी के बाप की है, नहीं घुसोगे, और उन पर ड्रोन से हमला हो रहा है। इधर जो है बेरोजगार जो हैं, जिनके 2 लाख से अधिक सेना में अग्नि वीर के माध्यम से जो भर्ती हुए थे, उनको रोक दिया गया। जानते हैं क्यों? उसमें SC ST OBC ज्यादा है। उसमें से 1,60,000 जो नाम राहुल जी ने मंगवाया, उसमें उनको पता चला कि 1,60,000 दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक। तीसरा चीज देखिए, तमाम जो बेरोजगारी की डेटा मिटा दी गई है। आप किसी गवर्नमेंट साइट से बेरोजगारों की संख्या नहीं ले सकते। चौथा देखिए, इधर ईवीएम पर लगातार प्रश्न उठ रहे हैं। एक बड़ा पूरे दुनिया में एक प्रश्न आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपके स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट अब अपने जो उनका जो असाइनमेंट है वो सिर्फ उसमें बोलेंगे और आ जाएगा। उतना ही नहीं, मुकेश जिनका देहांत हो चुका है बहुत दिन पहले, उनकी आवाज़ में आज आप गाना सुनना चाहेंगे तो वो आपको दे देगा। दुनिया टेक्नोलॉजी के मामले में कहाँ पहुँच गई? इनके इशारे पर कौन जीतेगा? आज मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पर, बैलेट से करा ले वोटिंग, 40 से पार अगर भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी तो मैं अपने कॉलेज से इस्तीफा दे दूंगा, ये आपको मैं कह रहा हूं। तो सूरज जी, जो बात आप अग्निवीर को लेकर कह रहे हैं, तो प्रबल जी जो बात बोले तो ठीक ही बोले ना कि भाई SC ST OBC को अब 4 साल की नौकरी भी नहीं मिलेगी, कि सबको जाकर खेत में काम करना है, शूद्र त्रिशूद्र खेत में काम करेगा। आप उसको समाज में चिंता है इस बात को लेकर? आप तो बहुत स्पष्ट कहे हैं कि कुछ जो मिडिल क्लास है उनके बीपी और शुगर बढ़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इंतजाम कर रही है कि खेतों में काम करे कि उनके ब्लड प्रेशर और शुगर का इलाज वही हो जाए। ये आपने एक लाइटर वेन में कहा, लेकिन सच्चाई है, ये जो तबका है ये इतना खौफनाक और इतना नंगापन और इतना वहशीपन जो देश के, और नफरत जो इन्होंने उल्लेख किया, ये सब तो नई चीजें देख किस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। देश के 85% लोग अगर खड़े हो जाएं और आज पंजाब में घुस के दिखा दे भारतीय जनता पार्टी, लोग खड़े हैं, एक समुदाय सिर्फ खड़ा है और उनकी हिम्मत नहीं है कि घुस जाएंगे वहां। तमिलनाडु में घुस के दिखाएं, वो जो दिखाए हैं अभी जो रैली वैली, वो सारा आई वॉश है। आप जाएं, एक आदमी उनके समर्थन में नहीं। और इधर जो चुनाव हो रहे हैं, प्रबल जी आते हैं उत्तर प्रदेश से,
जो बनारस के वोटिंग था, जब तक मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे, जीत रहे थे, उस और जब हमारे नए साहब आए चुन के, 10 लाख जो वोट का पैटर्न है वो पूरा का पूरा बदल गया। अचानक एक बहुत बड़ा जंप आया नंबर ऑफ वोट्स में। वो कहाँ से आई है? वो बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि संविधान को बचाना है। और संविधान कैसे बचेगा? तो भारतीय जनता पार्टी अगर ईवीएम से ही भी चुनाव करा तो ईवीएम को भी हराने का कोई ना कोई उपाय है। अगर एक तरफा वोटिंग हो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हो, वोट बटे नहीं, बहुत लोग खड़े हो रहे हैं, किसी को कोई प्रधानमंत्री बना रहा है, आप आज ट्वीट भी किए हैं और हम इशारा समझ रहे हैं, वो नहीं है। बीजेपी को जो हराए उसके साथ हो लो, जिस राज्य में जिसकी ताकत, भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले ताकत के साथ हम, आप और ये हम लोग जैसे लोग खड़े हों और ये सुनिश्चित करें कि जनता का एक तरफा वोट उधर। चलिए, अतर सिंह जी, आप दलित एक्टिविस्ट हैं और समाज में काम करते हैं। दलित समाज में गटर में लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पाँव धो दे रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं लोग। दलित ने, तो मैंने कहा अभी इलाहाबाद में एक भाषण में मैंने कहा था कि लगता है कि अम्बेडकरवादियों और समाजवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। अठावले हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, उनके चाचा हैं, और जहाँ डायरेक्ट ऐसे मैनेज नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट भी मैनेज हो रहा है ना। बहुत सारी पार्टी खड़ा कर दो, जात जात की पार्टी बन गई दलितों में। तो ये जो संविधान बदलेगा, अगर मनुस्मृति लागू होगा तो क्या हश्र होगा समाज को? कुछ आइडिया है आपको लगता है? देखिए सर, मैं बता दूं, सबसे पहले जो इनकी तैयारी है, जो दलित समाज में जो आरएसएस है इस तरह से घुस गई है, उनको पहले तो आरएसएस का मेंबर बना दिया, बहुत सारे दलितों को आरएसएस का मेंबर बना दिया। उनको एक चीज़ और मैं बताऊं, सीधा मुसलमानों के उनके घर दिखाए जा रहे हैं, उनकी ज़मीन दिखाई जा रही है कि इनसे छीन करके, मुसलमानों से छीन करके तुमको, तुम्हारे लिए दी जाएंगी। ये पाकिस्तान जाएंगे मियाँ जी लोग तो नवाब साहब की हवेली में दलित लोग रहेंगे, नहीं तो ये उनमें जाके घुस जाएंगे। लोग सब मान लेता है, लोगों के दिमाग में आ जाती है, हाँ ये हो सकता है। क्योंकि अब आरक्षण मिला था वो खत्म कर रहा है, मौलवी साहब की हवेली में इनको रखेगा, हाँ, इनकी जमीन छीन करके तुम्हें दे दी जाएंगी। ये नहीं, ये दूसरी अतर सिंह जी बोल रहे हैं, इसको ऐसे भी देखा जाए कि आज वो दिखा रहे हैं नवाब साहब की ज़मीन, कल दूसरे जमींदार हैं, उनका ज़मीन छोड़ देंगे लोग, फिर जब ताकत के बल पर ही लेना है। भाई सेना पुलिस काहे के लिए है? इन्हीं को ठीक करने के लिए तो पहले रोज कहाँ बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है। दलित, पिछड़ा, किसान सब आंदोलन करेगा तो पुलिस सेना उन्हीं को पीटने के लिए है, बस। वो सामने दिख नहीं रहा है किसान आंदोलन में। जी अतर सिंह जी बताएं। जैसे अभी एक सांसद महोदय जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अभी बताया कि जो है संविधान को बदलने की बात है कि भाई 400 सीट आ जाएंगी, तो 370 की बात कर रहे हैं ये, तो 364 सीट इन्हें बदलने के लिए चाहिए बीजेपी को, संविधान को बदलने के लिए। वो ठीक है, दलित समाज में चिंता कितनी है? हमें वही उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। तो देखिए, दलित समाज जो है आज ये देख रहा है कि भाई मतलब क्या मोदी जी वाकई बदल सकते हैं क्या ऐसे? क्योंकि समाज तो पूरा बिखरा हुआ है आज की डेट में। बहन जी अलग जा रही हैं, दूसरे पार्टियां उन्होंने जो है इन्होंने अलग अलग करके वो पूरा तोड़ रखा है समाज को आज की डेट में। तो पूरा जो है दलित समाज का जो वोट है पूरा जो है इस समय बिखरा हुआ है। आज जो ज़रूरत है दलित समाज को इकट्ठा, देखिए एक तरफ जो है संविधान को बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ संविधान को जो है ख़त्म करने वाले लोग हैं। दलित लोग ख़त्म करने वाले लोग के साथ है जा। आज अभी जो दिखाई दे रहा है, ये जो दलित है, जिनका जो हमारे नेता हैं, वो ऐसा प्रतीत ऐसा हो रहा है कि वो जो समाज इसका जो है संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं उनके साथ लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है जी। और मैं बता दूं, आरएसएस आप लोग जागृत कर रहे हैं, उसका फर्क पड़ता है कि नहीं? सर बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। हम ये बता रहे हैं कि देखिए 1925 में आरएसएस का जन्म हुआ था, बस 25 साल 100 साल पूरा होगा मनुस्मृति लागू। इनका जो उद्देश्य ये है कि मनुस्मृति जो लागू करने का वो है 2025 में ये मनुस्मृति जो है लेकर के आएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा। मजे हो जाएंगे फिर क्या? देखिए नौकरी मिलेगी नहीं, पढ़ाई होगी नहीं, दलितों के लिए तो आज ये स्थिति खत्म, नेचर के पास चले जाएंगे। जितनी भी सरकारी कंपनियां थी जो कांग्रेस ने बनाई थी कंपनियां, वो सारी बेच दी गई हैं।
तो उनको समाज में कोई चिंता है कि इस बात की कि नहीं उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनको प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, इसको लेकर समाज में कुछ हलचल है? सर जो पढ़ा लिखा समाज है उसमें आज की डेट में ये चिंता है, उसमें पूरी चिंता है। लेकिन आज फिर भी हम जब देखते हैं, जब गांव में जाते हैं तो उनमें मेरे ख्याल से जो है ना, जैसे एक भक्त जो है बीजेपी में भक्त हैं, ऐसे ही उनमें भी कुछ भक्त बने हुए हैं। मुझे उस समाज की ज़्यादा चिंता है कि वो जो भक्ताई है वो कैसे दूर होगी। चलिए नेता लोग को जो करना है करें, लेकिन जनता को ट्रेंड करना जरूरी है। हाँ प्रभु जी, मैं दो बात आपसे कहूँ जी। एक तो ये जो जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं इस समय, दलित समाज से या पिछड़े समाज से, अगर आरक्षण समाप्त होगा तो राजनीतिक आरक्षण भी समाप्त होगा। SC ST के जो सीटें हैं लोकसभा और MLA में, वो खत्म हो जाएगा। या कलेक्टर बनने की क्या जरूरत है, जाओ खेत में काम करो। और इसके साथ मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो ये सोच रहे हैं कि हमको हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो MP MLA भी नहीं बन पाओगे, और जो प्रधानी जो प्राप्त करते हो OBC के लोग, अति पिछड़े और महिला, वो भी नहीं मिल पाएगा, प्रधानी भी नहीं मिल पाएगा। और इसके साथ साथ मैं एक और आरोप भी लगाऊंगा, और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने अग्निपथ योजना की बात की, अग्निवीर योजना की। अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी ने किसके इशारे पर लाया? अग्निपथ योजना, जो मेरा आरोप है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि अग्निपथ योजना के कारण जो है 4 साल के लिए कोई लड़का जान देने नहीं जाएगा। आने वाले कुछ सालों में अग्निवीर योजना के कारण हमारी जो सेना है वो कमज़ोर हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो चाइना, क्या उत्तर पूर्व पर नरेंद्र मोदी का क्या कोई चाइना के साथ सेटलमेंट है? क्योंकि MOU साइन है RSS और BJP का चाइना के साथ। राम माधव हमेशा फ्लाई करके जाते रहते हैं, ट्रेनिंग लेने जाते हैं कि तानाशाही कैसे, तानाशाही। और क्या उत्तर पूर्व पर क्या कब्जा कराएंगे चाइना से? लद्दाख में तो धरना पे लोग बैठे, इनको नहीं दिख रहा। तो क्या नरेंद्र मोदी चाइना के एजेंट है? देखिए, वो तो प्रतीत होता है पेटीएम से। पेटीएम जो शुरू की गई वो जैक मा के पैसे से शुरू की गई, और उसके प्रचार में इस देश के प्रधानमंत्री फुल पेज ऐड में आए थे, जो कि एक निजी, और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर के बैंक को बंद कर दिया क्योंकि उसमें गड़बड़ियाँ हैं। और वो सारा पैसा जो है देश का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का वो तरीका है पेटीएम जो है, और इसलिए डिजिटलाइज किया गया था। तो मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि वो एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी दूसरे को। यूनिवर्सिटी भी खुला था लेकिन नजर नहीं आया, कहीं कागज पे था। यूनिवर्सिटी में कौन जाएगा, इनके लोग तो विदेश चले गए। और एक और चीज़ है, जैसे जो अग्निपथ योजना के बारे में मैंने बोला है कि अग्निवीर योजना आएगी तो ये स्थिति हो जाएगी। इसी तरह नरेंद्र मोदी से सिमिलर एक कैरेक्टर हुआ करते हैं, आपको याद है जैकब जुम्मा, दक्षिण अफ्रीका में। ऐसे ही गुप्ता बंधुओं को उन्होंने जो है 2009 से 2018 तक साउथ अफ्रीका में उन्होंने देश लुटवाया, सारा सब कुछ दे दिया, जैसे माइंस दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो सरकारी और जैसे शादी यहाँ हुई है जामनगर के एयरफोर्स बेस पर, हवाई अड्डा मतलब उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया 10 दिन के लिए, वैसे प्रिटोरिया में भी एयरफोर्स बेस पर यहाँ से हिंदुस्तान से सेलिब्रिटीज गए थे, बॉलीवुड से डांसर्स और ये गए थे, उसकी भांजी की शादी थी गुप्ता की, और वहाँ पर उतरा और हंगामा हुआ। 2018 में इतना विद्रोह हुआ, जैकब जुम्मा भी अपने देश में लोकप्रियता के एक शिखर पे थे, और आज जैकब जुम्मा जेल के अंदर है, और गुप्ता बंधु विदेश में घूम रहे हैं, दुबई और अबू धाबी मजे ले रहे हैं। नहीं जा रहे हैं वो, नहीं अबू धाबी और दुबई में, क्योंकि उनका प्रत्यर्पण संधि नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी को हमेशा कहता हूं ये ही इज अ जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया, और मेरी पूरी आशा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी हटेंगे तो नरेंद्र मोदी जैकब जुम्मा ऑफ इंडिया भी जेल जाएंगे। तो संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए, बचाने के लिए कितना चाहिए प्रबल जी? बचाने के लिए 272-73 चाहिए। क्या ऑप्शन है सूरज जी, कैसे आप हराएंगे? नेता लोग तो टिकट के एडजस्टमेंट में इधर उधर भाग रहा है, 2 सीट दे दो, 5 सीट दे दो। आप और हम जानते हैं कि नेता जितने चिंतित नहीं है उससे अधिक हम लोग चिंतित। क्यों चिंतित हैं? चूंकि नेता को तो एक प्रिविलेज, वो तमाम एक सिक्योर है, एक आध जेल वेल जाते हैं, लेकिन बाकी उनके प्रिविलेजेस सिक्योर। हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, इस विश्वविद्यालय में आप लड़ रहे हैं, समाज की चिंता है ना, भविष्य की चिंता हम लोग, और ऋतु लड़ रही है, और भी हमारे बहुत साथी लड़ रहे हैं। तो हम लोग जब जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो विश्वविद्यालय में स्थिति है वो आगे आने वाले भारत में क्या होगी। दिल्ली में, जबकि दिल्ली में
और दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो ये बात मैं आग्रह करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, सिर्फ दलित, पिछड़े और आदिवासी, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक से नहीं, जितने संविधान पसंद लोग वो साथ खड़े हों, देश को बचाएं। ये घड़ी जो है 2024 का चुनाव देश बनाम देशद्रोहियों के बीच में, क्या बात। और ये इसको देश को बचाना ही सबसे बड़ी दायित्व है। जी प्रोफेसर रतनलाल जी, एक और चीज़ है, देश के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी अगर 2024 में आ गए तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 खत्म कर देगा और अडानी और अंबानी के लिए रास्ते खोल देगा कि जाओ जमीनें जितनी चाहो उतने लूट लो। किसान लोग अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि इसमें ट्राइबल के इश्यूज को भी लेकर उठा रहे हैं। यहाँ पर देखिए गोदी मीडिया नहीं, उन्होंने 700 रुपया जो है ना मांगा है इसके लिए, मनरेगा के लिए मांग रहे हैं पूरा। तो ये काम ये होना चाहिए कि किसान लोग घोषणा कर दे कि भाई हमारे खेत में जितने मजदूर काम कर रहे हैं सबको हम 700 रुपये से ज्यादा देंगे। देखिए एसकेएम जब हमने यूपी बनाया था तो उसमें भी हमने मनरेगा के विषयों को उठाया था और उनकी तमाम मानदेय को बढ़ाने, उनके पैसे को बढ़ाने की भी मांग की थी। और नरेंद्र मोदी इतना, मतलब उनको मैं क्या कौन सा शब्द कहूँ कि इतना ज़्यादा गरीब विरोधी आदमी है कि 100 दिन की जो रोजगार गारंटी थी उसका 1.5 लाख करोड़ का बजट था, उसको घटा के उसने 60,000 करोड़ रुपया कर दिया। ये है गारंटी। 100 मोदी गारंटी है अगले चुनाव जीतूंगा तो 100 करोड़ से ज्यादा को 5 किलो अनाज दूंगा। 5 किलो अनाज दूंगा। और सुन लीजिए, और 100 दिन का काम अब 25 दिन का काम हो गया है। 25 दिन भी पैसा नहीं मिल रहा है, दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग इस देश के अंदर। आपको बताओ, अगर यही स्थिति रही तो देश बहुत ही बड़े गृहयुद्ध की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो पुलिस का इस्तेमाल और सेना का इस्तेमाल इसीलिए आप एक और चीज देखिए, हवाई पट्टियां कहां बनाई जा रही हैं, कभी आपने ध्यान दिया? अंबेडकर नगर, वहां पे हवाई पट्टी क्या जरूरत है? वो जो हाईवेज के सुपर हाईवेज जो बना रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके बीच बीच हवाई पट्टी वहां पे उतारना है, फोर्स उतारना है और पिटाई करनी है। अगर रोड ब्लॉक हो जाएगा, आज तो किसान को कोई ड्रोन से हमले कर रहे हैं, कल हो सकता है उतार कर उनको पीटे और मारे। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन लोग थे? सेना में कौन थे? हिंदुस्तानियों के खिलाफ कौन लड़ा? हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी तो सेना बन के हिस्सा बन के मारे थे ना। तो ये होगा, और देश के जनता को अब समझना होगा, तमाम लोकतंत्र के मानने वाले, ये लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी संघ परिवार आरक्षण विरोधी बनाम अंबेडकरवादी संविधान समर्थक और आरक्षण समर्थक लोगों के बीच है। चलिए, बहुत बहुत शानदार बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मुसलमान तो बहाना है, असली मार जो पढ़नी है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों पे पढ़नी है। संविधान अगर बदल गया तो मैं तो इतिहास का छात्र हूँ, मनुस्मृति भी पढ़ा हूँ, सबका पोजीशन डिसाइडेड है कौन कहाँ पे रहेगा। अगर आप सेक्रेटरी अभी बने हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अब पिछड़े अति पिछड़े दलित हैं, तो अगली बार सीधे बोले भाई चलो खेत में काम करो, ये ऑफिस तुम्हारे लिए नहीं है, ये हम लोग देख लेंगे। इसको एक स्लोगन तौर पे दे दीजिए, मुसलमान तो बहाना है, दलित, पिछड़े और आदिवासी ही असल निशाना, थंबनेल लगेगा। असल निशाना। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा।